एपिसोड 1 की शुरुआत एक एयरपोर्ट से होती है जहां सेयोंग गियोन जो काफी परेशान नजर आ रहा है तेजी से चलता है और फोन पर एक रोबोटिक आवाज से वार्निंग सुनता है, तुम बच नहीं सकते। सेयोंग गुस्से में जवाब देता है कि वो छुपने वाला नहीं है और किसी भी हालत में उस आदमी को ढूंढ निकालेगा। इसके बाद वो सियोल जाने के लिए एक टैक्सी लेता है। थोड़ी देर बाद उसे एक सार्वजनिक बाथरूम में देखा जाता है जहां वो अपने शरीर को ध्यान से चेक करता है और अपने कान के पीछे एक छोटा चिप पाता है। वो किसी तरह उसे निकालकर चिंतित होकर फेंक देता है। हमें पता चलता है कि सियोंग पिंक नाम के होटल की जगह का मालिक बन चुका है। वहां वो एक लोन शार्क से मिलता है और उसे पैसों से भरे सूटकेस देता है। वो उसे एक रिक्रूटर को ढूंढने का ऑर्डर देता है जो सूट पहने होता है और ट्रेन स्टेशनों पर खेल खेलकर कर्जदार लोगों से कांटेक्ट करता है और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। लोन शार्क सियोंग द्वारा दिए गए भारी इनाम के लालच में अपने आदमियों को अलग अलग स्टेशनों और पब्लिक जगहों पर मिस्टीरियस आदमी को ढूंढने के लिए तैनात करता है। इस बीच पुलिस ऑफिसर हुआंग जुन हो जो पहले सीजन की घटनाओं के बाद कोमा से जागा था, लगातार फ्रंटमैन से जुड़े बुरे सपने देखता है। इन सपनों में वो उस पल को याद करता है जब नकाबपोश आदमी ने अपना मुखौटा हटाया था और पता चला था कि वो उसका अपना भाई हुआंग इन हो था जिसने उसे गोली मार दी थी, जिसके बाद वो समुद्र में गिर गया था। 2 साल बाद जुन हो ने पुलिस फोर्स में अपनी जगह फिर से वापिस ले ली है, लेकिन बहुत कम लोग उस पर विश्वास करते हैं। स्क्विड गेम की उसकी कहानी में ना तो कोई तस्वीरें हैं और ना ही कोई ठोस सबूत। उसका सीनियर ऑफिसर बिना सबूत के उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन जुन हो इन घातक टूर्नामेंट्स को चलाने वालों का पर्दाफाश करने की ठान चुका है। अपने भाई द्वारा गोली मारे जाने के बाद जुन हो अभी भी ठीक हो रहा है और महीनों से उस आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जहां ये खेल खेले जाते हैं। पोर्ट पर कैप्टन पार्क, एक एक्सपीरियंस्ड नाविक, उसे एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव में मिलता है ताकि नक्शे पर नए बिंदुओं को ट्रैक किया जा सके। समुद्र धीरे धीरे तूफानी हो जाता है, लेकिन जुन हो जोर देता है कि अभी भी कुछ अनदेखी जगहें हैं जहां इंपॉर्टेंट सबूत छिपे हो सकते हैं। कैप्टन पार्क खतरे की वार्निंग देते हुए मानता है कि 1 साल से ज्यादा हो गया है और उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन वो जुन हो की जुनून का सम्मान करता है। कई घंटों की असफल खोज और बढ़ते तूफान के बाद वो बिना किसी नतीजे के लौटने को मजबूर हो जाते हैं और कैप्टन सुझाव देता है कि शायद लहरों ने उन्हें उनके लक्ष्य से हटा दिया हो। निराशा के बावजूद जुन हो हार नहीं मानता। वो वादा करता है कि जैसे ही मौसम सुधरेगा वो वापिस आएगा। तभी एक दिन लोन शार्क के आदमियों को आखिरकार स्टेशन पर वो रिक्रूटर मिल जाता है जो पैसे के लिए उसी थप्पड़ वाले गेम में लगा है जैसा उसने पहले सियोंग के साथ किया था। तुरंत लोन शार्क सियोंग को कॉल करता है जो वहां पहुंचने के लिए स्पीड से गाड़ी चलाता है। स्पीड लिमिट पार करने के कारण सियोंग को ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है। ट्रैफिक पुलिस में कोइंसिडेंस से जुन हो भी मौजूद है। जब वो सियोंग के डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो उसे सियोंग की बेचैनी महसूस होती है। साथ ही उसके पास बड़ी संख्या में फोन और टैबलेट देखकर शक बढ़ जाता है। जुन हो खुद ही सियोंग की जांच करने का फैसला करता है, भले ही उसे ये ना पता हो कि सियोंग इस साजिश में किस कैरेक्टर में है। पुलिस को चकमा देकर सियोंग स्टेशन की ओर बढ़ता है, लेकिन लोन शार्क अपना धीरज खो बैठता है और खुद ही कार्रवाई करने का फैसला करता है। वो और उसका चेला रिक्रूटर का पीछा करते हुए एक गली में पहुंच जाते हैं जहां वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसकी खतरनाक चालाकी को कम आंकते हैं। रिक्रूटर उन्हें मार गिराता है और बेहोश कर देता है। जब वो होश में आते हैं तो वो बंधे हुए और आंखों पर पट्टी बांधे होते हैं, जबकि बैकग्राउंड में एक क्लासिकल म्यूजिक बज रहा होता है। रिक्रूटर एक सैडिस्टिक अंदाज में उन्हें एक खतरनाक रूसी रूलेट और रॉक पेपर सीजर्स का खेल खेलने की चुनौती देता है। हर राउंड में हारने वाले को बंदूक का सामना करना पड़ता है जिसके चैम्बर को रैंडमली लोड किया जाता है। कुछ राउंड खाली चैम्बर के साथ गुजरते हैं, लेकिन फिर घातक पल आता है जब लोन शार्क को गोली लगती है और वो तुरंत मर जाता है। इस बीच सियोंग की पहचान की जांच करता रहता है। उसे पता चलता है कि सियोंग ने रिक्रूटर को ढूंढने के लिए अपनी पूरी दौलत दांव पर लगा दी है और लोन शार्क के कई कर्जदार रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। मरे हुए लोन शार्क के ऑफिस में चेकिंग करते हुए जुन हो को होटल पिंक के बारे में जानकारी मिलती है जो ये साबित करता है कि सियोंग एक विशाल खोज अभियान चला रहा है उस मिस्टीरियस रिक्रूटर के खिलाफ। सियोंग रिक्रूटर की हाल की एक्टिविटीज के बारे में सतर्क हो जाता है और अपने होटल पिंक में लौटता है। अंदर जाते टाइम उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। रिसेप्शन खाली है लेकिन लाइट्स चालू हैं। वो सावधानी से अंदर जाता है और रिक्रूटर से आमने सामने हो जाता है जो उस पर बंदूक तान देता है। रिक्रूटर कहता है कि सियोंग को वो फ्लाइट ले लेनी चाहिए थी जैसा कि पहले सीजन के एंड में दिखाया गया था, बजाय इसके कि वो बदला लेने निकले।
सियोंग गेम्स के मास्टरमाइंड के बारे में जानने की मांग करता है और उस पर बेबस लोगों को झूठे वादों के साथ फंसाने का एलिगेशन लगाता है। रिक्रूटर उसे रूसी रूलेट में मुकाबले की चुनौती देता है। बंदूक में 6 चैम्बर्स में से सिर्फ एक में गोली होती है। दोनों को बारी बारी से खुद पर गोली चलानी होती है। कई खाली चैम्बर्स के बाद फैसले की घड़ी आती है। सियोंग आखिरी बार इसे टालने में कामयाब हो जाता है और बंदूक रिक्रूटर को दे देता है। सियोंग उसका मजाक उड़ाते हुए उसे मास्टर का कुत्ता और कचरा कहता है। रिक्रूटर बिना पागलपन भरी नजरें हटाए ट्रिगर दबाता है और उसे घातक गोली लग जाती है। सियोंग उसके शरीर की तलाशी लेता है और उसे एक मिस्टीरियस कार्ड मिलता है जिसमें तारीख 31 अक्टूबर और एक क्लब का पता लिखा होता है। पुलिस ऑफिसर जुन हो अपने हथियार के साथ कमरे दर कमरे की तलाशी लेते हुए घुसता है। एक कमरे में उसे लोन शार्क का चेला मिलता है जो जिंदा बचा है और बंधा हुआ रो रहा है। जब उसे पता चलता है कि सियोंग कमरा नंबर 410 में है तो वो वहां पहुंचकर उसे टेम्पररी रूप से गिरफ्तार कर लेता है और उस पर मर्डर का आरोप लगाता है। लेकिन वो चेला ऑफिसर को फायर एक्सटिंग्विशर से मारकर बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद चेला सियोंग को समझाता है कि वो मारे गए लोन शार्क के लिए काम करता था, लेकिन उसका इरादा बुरा नहीं है और वो ये देखकर खुश है कि रिक्रूटर जो उसके बॉस और दोस्त की मौत का जिम्मेदार था अब मर चुका है। सियोंग कार्ड को हाथ में लेते हुए उस तारीख और जगह को नोट कर लेता है जहां उसे नए सुराग मिल सकते हैं। थोड़ी देर बाद जुन हो सियोंग से पूछताछ करता है। दोनों पिछले सीजन की घटनाओं को याद करते हैं। सियोंग कबूल करता है कि इस वक्त ये रिक्रूटर बंदूक के खेल में मारा गया है। उसने उसे सीधे नहीं मारा और वो समझाता है कि उसका मकसद खेल को रोकना है, इसे आगे बढ़ाना नहीं। जुन हो बताता है कि लीडर यानी फ्रंटमैन उसने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन वो जानता है कि वो इस गेम की मेन कड़ी है। इसके बाद सियोंग जून हो और चेले को एक कमरे में ले जाता है जो पैसों से भरा होता है। वो कबूल करता है कि ये दौलत पिछले गेम में मारे गए लोगों की वजह से है और वो इसका इस्तेमाल गेम को खत्म करने के लिए करता है। ऑफिसर साफ कर देता है कि उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, जबकि ये चेला भले ही पैसों की ओर देखता हो, अपने बॉस की मौत का बदला लेने के लिए ज्यादा एक्साइटेड होता है। जुन हो चेतावनी देता है कि भारी हथियारों से लैस सैनिकों का सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन सियोंग मोटेल में छिपे एक पेशेवर हथियारों के ढेर का खुलासा करता है। वहीं वो जुन हो को पुलिस छोड़कर उसके मिशन में शामिल होने का प्रपोजल देता है। जुन हो झिझकता है, लेकिन दोनों इस पर सहमत होते हैं कि अगर वे साथ काम करेंगे तो उनकी सफलता की संभावना बेहतर होगी। इस बीच एक लड़की जिसका नाम नॉल है एक अम्यूजमेंट पार्क में पिंक रैबिट के भेष में काम करती है। तभी एक बीमार लड़की जो एक कॉमिक आर्टिस्ट की बेटी है उसे पसंद करने लगती है और उसे एक ड्राइंग देती है, लेकिन नॉल अपनी कलाई पर बने खरोंच को छुपा लेती है ताकि लड़की उन्हें देख ना सके। हमें पता चलता है कि वो छोटी लड़की ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रही है और उसके परिवार में उसके फादर के पास पैसे नहीं है। बाद में नॉल एक पार्किंग में अपनी कार में सोती हुई दिखाई जाती है। वो अपने किसी करीबी का पता लगाने की कोशिश करती है। शुरुआत में ये पता नहीं होता कि वो उसकी बेटी है या माँ। वो एक आदमी से मिलती है जिसने पहले सियोंग से भी बात की थी। वो उसे पैसे वापस करता है और बताता है कि जिस आदमी को वो ढूंढ रही है उसका कोई पता नहीं है। फिर भी नॉल उसे गुजारिश करती है कि वो उम्मीद ना छोड़े। उसी रात एक गहरे सूट में कोई आदमी पार्किंग में उसके पास आता है और उसे गेम के सिंबल वाला कार्ड देता है और उसे पार्टिसिपेट करने का न्योता देता है। पुलिस ऑफिसर जुन हो एक कब्रिस्तान में अपनी भाभी की कब्र पर फूल रखने जाता है जिनकी कुछ टाइम पहले मौत हो गई थी। बाद में अपनी माँ के साथ डिनर करते हुए परिवार की सच्चाई सामने आती है। हुआंग हिन हो उसका भाई अपनी पत्नी के इलाज के लिए रिश्वत लेने को मजबूर था जो एंड में जिंदा नहीं बच सकी। इसके अलावा इन हो ने जुन हो को एक किडनी डोनेट की थी जब उसे जरूरत थी, जिससे दोनों का गहरा जुड़ाव हो गया। लेकिन अपनी पत्नी की मौत के बाद इन हो गायब हो गया, जिससे जुन हो हताश और शक में पड़ गया कि उसका भाई नए खेलों के आयोजन के पीछे है। मां परेशान होकर परिवार के टूटने का अफसोस करती है, जबकि जुन हो सच्चाई का पता लगाने की ठान लेता है। कुछ दिनों बाद सियोंग एक अजीब सी प्रोसेस से गुजरता है। एक सीक्रेट डेंटिस्ट होटल पिंक में ही सियोंग के दांत में एक जीपीएस चिप लगा देता है ताकि अगर कुछ गलत हो तो उसकी लोकेशन रियल टाइम में ट्रैक की जा सके। इस टाइम वो ऐसे चेलों की एक टीम तैयार करता है जो जरूरत पड़ने पर किसी भी जगह घुसने को तैयार हो, क्योंकि उसे और पुलिस ऑफिसर को एक सुराग मिलता है। 31 अक्टूबर एक नाइट क्लब का जहां गेम के सदस्य आने वाले हैं। तभी सियोंग एक इंटरनेशनल कॉल करता है। असलियत में वो अपनी बेटी क्यून को कॉल करता है जो फॉरेन में रहती है, लेकिन फीलिंग्स में डूबकर वो बोलने की हिम्मत नहीं करता और चुपचाप कॉल काट देता है। तभी नॉल जो अम्यूजमेंट पार्क में भेष बदल कर काम करती है, उस बीमार लड़की आर्टिस्ट की बेटी के साथ एक खास रिश्ता बनाती है जिसे वो एक ड्राइंग देती है। एक दिन वो छोटी लड़की बेहोश हो जाती है
और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उसका पिता इलाज का खर्चा दे नहीं पाता। ये देखकर नॉल लड़की की गिराई हुई टोपी उठाकर उसे देखने जाती है और सिचुएशन की सीरियसनेस को देखकर वो अपनी बेटी की प्रेजेंस को महसूस करती है और इस खतरनाक स्क्विड गेम में हिस्सा लेने का फैसला करती है। उसे यकीन होता है कि वो जो पैसा जीत सकती है उससे लड़की की जान बचाने में मदद हो सकती है और शायद उसे अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने का मौका भी मिल सकता है। तभी रात को एक नाइट क्लब जहां लोग अलग अलग ड्रेस में आए हुए हैं, सियोंग की टीम अलग अलग हिस्सों में बंट जाती है। जुन हो जो पहले खेलों में घुसपैठ कर चुका है और पहचाने जाने से डरता है, इसलिए वो बाहर ही निगरानी करता है। सियोंग दूसरे लोगों के साथ अंदर जाता है और हर कोने को ध्यान से देखता है। अचानक लाल जंप सूट वाले कुछ लोग दिखाई देते हैं जो खेल के सैनिकों की तरह दिखाई देते हैं। घबराकर जुन हो हथियार लेकर अंदर जाने की कोशिश करता है। सिचुएशन खतरनाक हो जाती है। अंदर एक नकाबपोश सैनिक चुपचाप सियोंग के पास आता है और उसे इशारे से साथ चलने को कहता है। एक दूसरा सैनिक लोन शार्क के चेले को बेबस कर देता है, जबकि जून हो बाहर से रेडियो पर कॉल करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। सियोंग को एक प्राइवेट जगह पर ले जाया जाता है और एंड में उसे लेने के लिए एक सफेद लिमोजीन आती है। लिमोजीन के चलते ही जून हो सियोंग के साथियों को उसे रोकने का ऑर्डर देता है। हालांकि उन्हें स्नाइपर फायर से खदेड़ दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि उन्होंने सब कुछ बखूबी प्लान किया हुआ है। लिमोजीन के अंदर एक रोबोटिक आवाज सियोंग को प्लेयर कहकर संबोधित करती है और उसे उस टाइम फ्लाइट ना पकड़ने के लिए ताना मारती है। सियोंग मांग करता है कि खेल को बंद किया जाए और ऑर्गेनाइज करने वालों पर निराश हुए लोगों का फायदा उठाने का आरोप लगाता है। रोबोटिक आवाज ये बताती है कि पार्टिसिपेंट अपनी इच्छा से इसमें भाग लेते हैं और वो मरने वालों को कचरा करार देती है। सियोंग दरवाजे पर गोली चलाता है लेकिन उसका हथियार बेकार है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे फिर से खेलने दिया जाए। उसे लगता है कि इस तरह वो गेम को अंदर से खत्म कर सकता है। वो आवाज मिस्टीरियस अंदाज में उसे ये बताती है कि वो कोई हीरो नहीं है जो दुनिया बदल सके, और तुरंत ही एक गैस छोड़ती है जिससे सियोंग बेहोश हो जाता है। जब लिमोजिन का दरवाजा खुलता है तो एक नकाबपोश फ्रंटमैन की झलक मिलती है जो उसे खेल में वापस वेलकम करता है। इस बीच नॉल जो इनविटेशन एक्सेप्ट करती है, जहां कई लोग अपने कार्ड्स के साथ दिखाई देते हैं, वो कंटेनरों में जाते हैं जिन्हें चेंजिंग रूम की तरह तैयार किया गया है। हैरानी की बात यह है कि नॉल पार्टिसिपेंट नहीं बनती बल्कि सैनिकों की वर्दी पहन लेती है, जो ये बताता है कि वो नए गेम की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा बनेगी। अगले दिन पुलिस ऑफिसर जुन हो, लोन शार्क का चेला और कुछ दूसरे लोग कैप्टन पार्क की नाव में सवार होते हैं। वो सियोंग के दांत में लगाए गए जीपीएस पर भरोसा करते हैं ताकि उस आइलैंड का पता लगाया जा सके जहां खेल होते हैं। समुद्र में जर्नी करते हुए ऑफिसर अपने फोन पर एक लोकेशन देखता है जो कहीं बीच में है और यकीन करता है कि सियोंग वही है। इसी बीच सियोंग अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक बड़े डॉर्मिटरी में पाता है जहां सैकड़ों पार्टिसिपेंट्स बंक बेड पर हैं। उसका यूनिफॉर्म नंबर 456 लिखा होता है। एक मिस्टीरियस औरत उसके पास आती है और कर्मा को ठीक करने की बात करती है। तभी गुलाबी वर्दी वाले सैनिक अंदर आते हैं और सभी खिलाड़ियों को लाइन में खड़ा कर देते हैं। सैनिक 6 गेम्स की घोषणा करते हैं और बड़े इनाम का वादा करते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट इसका विरोध करते हैं। एक अपने स्नीकर्स मांगता है, दूसरा फोन ना होने की शिकायत करता है और एक पर्पल बालों वाला रैपर नंबर 230 अपनी शोहरत का बखान करता है। क्रिप्टो करेंसी स्कैमर नंबर 333, घमंडी लड़की नंबर 196 और कई दूसरे लोग भी वहां पर आए होते हैं जो या तो कर्ज में डूबे हैं या उन्होंने फिर कुछ क्राइम किया है। सैनिक जोर देकर कहते हैं कि सभी ने अपनी इच्छा से यहाँ आने का फैसला किया है और ये भी कहते हैं कि अगर कोई चाहे तो वापिस जा सकता है, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। इसके बाद वो एक कॉन्ट्रैक्ट बांटते हैं जिसे सभी को साइन करना जरूरी है। सैनिक वार्निंग देते हैं कि जो मना करेगा उसे गेम से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ कुछ टेंशन वाला माहौल पैदा होता है। नंबर 230 यानी पर्पल बालों वाला रैपर और उसका दोस्त नंबर 124 स्कैमर नंबर 333 को धमकी देता है, उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने का दोषी ठहराते हुए। इस बीच एक और कैरेक्टर जिन यंग जो थोड़ा शांत और होशियार लगता है, नियमों को ध्यान से पढ़ता है, लेकिन आखिर में वो भी साइन कर देता है। दूसरी तरफ नाव पर कैप्टन पार्क और जुन हो बातचीत करते हैं। इस बार वो असफल नहीं होने का वादा करते हैं। वो जीपीएस पर सिग्नल वाले आइलैंड के ऊपर एक ड्रोन उड़ाते हैं। साथ ही एक टीम इन्फ्लेटेबल राफ्ट में उतरकर दूसरी डायरेक्शन से आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश करती है। उन्हें उम्मीद है कि वो सियोंग को ढूंढ लेंगे। असली आइलैंड पर पार्टिसिपेंट्स को एक बड़े से मैदान में ले जाया जाता है जहां एक रोबोटिक गुड़िया पीछे की तरफ मुड़ी हुई दिखाई देती है। सियोंग घबराते हुए पिछले सीजन के खतरनाक गेम को पहचान लेता है। जब गेम शुरू होता है तो जुन हो और उसकी टीम को एहसास होता है कि वो गलत
राहत आइलैंड पर हैं। एक लोकल मछुआरा बताता है कि किसी ने उसे पैसे दिए थे ताकि जीपीएस वाला दांत उस जगह पर पहुंच सके और उन्हें गलत डायरेक्शन में भटका दे। उन्हें ये जानकर निराशा होती है कि वो एक जाल में फंस गए हैं। सियोंग के मुंह से चिप हटा दी थी और उन्हें धोखा देने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। तूफान के करीब आते ही कैप्टन वार्निंग देता है कि उन्हें लौटना होगा क्योंकि असली गेम की जगह अभी तक नहीं मिली है। वो सभी को वार्निंग देता है कि रेड लाइट के बाद अगर कोई हिला तो वो गुड़िया के सेंसर द्वारा मारा जाएगा। ज्यादातर लोग उसे पागलपन मानते हैं तब तक जब तक एक खिलाड़ी घमंडी लड़की नंबर 196 एक मधुमक्खी के काटने से हंसने लगती है और उसे जानलेवा गोली मार दी जाती है। अचानक भगदड़ मच जाती है, कई लोग भागते हैं और गोलियों से मारे जाते हैं। सियोंग चिल्लाता है कि सब शांत रहें, लेकिन शुरुआती अफरा तफरी में दर्जनों मौतें हो जाती हैं। इसके बावजूद कुछ खिलाड़ी हर ग्रीन लाइट के दौरान आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर्पल बालों वाला रैपर नंबर 230 रास्ते में आने वाले किसी भी आदमी को धक्का देता है। सियोंग इमोशनल होकर एक घायल पार्टिसिपेंट की मदद करता है और उसे फिनिश लाइन तक ले जाने की कोशिश करता है। हालांकि वो खुद लाइन पार कर लेता है, लेकिन घायल साथी जिंदा नहीं बचता। यहाँ ये नॉल होती है जो एक जानलेवा और निर्दयी स्नाइपर के रूप में सामने आती है। लास्ट की गिनती में एक भयानक नतीजा सामने आता है। 91 लोग मारे जाते हैं और 365 खिलाड़ी टेस्ट पार कर जाते हैं। बचे हुए लोग थके हुए होते हैं और सदमे में चले जाने के बाद अपनी अपनी जगह पर लौटते हैं। सियोंग को कंप्लेंट्स मिलती हैं। कुछ को शक होता है कि उसे पहले से सब पता था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि वो यहाँ फिर से क्यों आया है जबकि उसने पहले जीत हासिल की थी। सैनिक घोषणा करते हैं कि 365 लोग जिंदा हैं और 91 लोग मारे गए हैं। खिलाड़ियों में गुस्सा फैल जाता है और वो इस हेल को खत्म करने और उन्हें छोड़ देने की गुहार लगाते हैं। सियोंग कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज नंबर 3 का हवाला देता है जिसमें कहा गया कि अगर मेजोरिटी फैसला करे तो गेम को बंद किया जा सकता है। तो वोटिंग से पहले ये सैनिक उस फेमस गुल्लक को दिखाते हैं जो कमरे के ऊपर आता है। पैसों की गड्डियों से भरना शुरू हो जाता है। शुरुआती रकम 9,100 मिलियन होती है। पैसों की आवाज सुनकर कई लोग जो हार मानने वाले थे फिर से खेल जारी रखने का सोचने लगते हैं। वोटिंग शुरू होती है और खिलाड़ी एक एक करके वोट देते हैं। कुछ जो डर से कांप रहे हैं नहीं पर वोट देते हैं, जबकि बाकी पैसे की लालच में अंधे होकर हाथ जोड़ते हैं। सियोंग नहीं पर वोट करता है। वहीं रैपर नंबर 230 जो ताकत और पैसों का भूखा है वो हाँ पर वोट करता है। जैसे जैसे वोटिंग आगे बढ़ती है मुकाबला लगभग बराबर हो जाता है। जब टेंशन का टाइम आता है तो आखिरी वोटर प्लेयर नंबर 1 होता है जो असल में बहुत इंपॉर्टेंट शख्स निकलता है। वो मुस्कुराते हुए बटन दबाता है और हाँ को चुनता है। इसके साथ ही गेम जारी रखने का फैसला हो जाता है। जैसे ही वो नजर ऊपर उठाता है हम पाते हैं कि असलियत में वो मास्क पहना हुआ लीडर है, यानी पुलिस ऑफिसर जुन हो का लापता भाई। सियोंग और उसका साथी ग्रेट हॉल में खाना खाते हुए बात करते हैं जहाँ सैनिक रिबन से सजी कॉफिन को तैयार कर रहे होते हैं। माहौल टेंशन भरा होता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी शांति के पल बिताने की कोशिश करते हैं। अचानक लीडर यानी ब्लैक मास्क वाला आदमी जो पहले नंबर के रूप में पहचाना गया था सियोंग के पास आता है और उससे बात करता है, जबकि बाकी पार्टिसिपेंट्स उन्हें देखते हैं। पिछले सीजन के कुकीज वाले गेम का जिक्र होता है जब कोई कहता है कि दूसरा गेम पिघली हुई चीनी से शेप काटने का हो सकता है, तो कुछ लोग पूछते हैं कि कौन सा शेप सबसे आसान है और कौन सा सबसे मुश्किल। याद करते हुए अम्ब्रेला का आकार बहुत ही खतरनाक था। सियोंग सजेशन देता है कि वो ये जानकारी सबके साथ साझा करना चाहता है ताकि कोई ना मरे, लेकिन लीडर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। सभी लोग नहीं चाहते हैं कि पूरा ग्रुप टेस्ट पास करे क्योंकि इससे गुल्लक में जमा हो रहे पैसों की रकम घट जाएगी। चश्मा पहने और घुंघराले बालों वाला ये पार्टिसिपेंट नंबर 388 अपनी माँ को ढूंढता हुआ आता है जो एक प्रेग्नेंट खिलाड़ी नंबर 222 को खाना खिला रही होती है। कई खिलाड़ी अपनी सिचुएशन पर डिस्कशन करते हैं और क्रिप्टो करेंसी स्कैमर और पर्पल बालों वाला रैपर का ग्रुप यानी नंबर 230 और उसका साथी नंबर 124 वहां आ जाता है। ये रैपर इस स्कैमर को उसकी डिजिटल करेंसी की वजह से अपना पैसा गंवाने के लिए दोषी मानता है और झगड़ा शुरू हो जाता है, जबकि लीडर प्लेयर नंबर 1 भीड़ में से होकर आता है, लड़ाई रोकता है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए रैपर को हरा देता है। जब वो उसे जमीन पर छोड़ता है तो ज्यादातर लोग तालियां बजाते हैं ये सोचकर कि सिचुएशन और खराब नहीं हुई। इस बीच जगह के दूसरे हिस्से में सैनिक अपने लॉकरों में लौटते हैं। नॉल अपना चेहरा साफ करते हुए दिखाई देती है और जल्द ही वहां से चली जाती है। जब सीन फिर से बंकर एरिया पर लौटता है तो ऊपर गुल्लक पैसों से भरी चमकती रहती है। कई पार्टिसिपेंट बेचैन हैं और सो नहीं पा रहे हैं। यही हाल सियोंग का भी है। लीडर सियोंग के पास आता है और दोनों पिछले मरने वालों और उनके परिवार के लिए पैसों की जरूरत के बारे में बात करते हैं। इस मोड़ पर कहानी अचानक एक डरावने कमरे में बदल जाती है जहाँ सैनिकों का एक ग्रुप हाल ही में मरे हुए शरीरों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जैसे उनसे कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हो। तभी ये पता चलता है कि कुछ पार्टिसिपेंट्स तुरंत नहीं मरे बल्कि उन्हें जानबूझकर खत्म कर दिया गया
ताकि वो जिंदा ना रह सकें। दूसरी तरफ काले यूनिफॉर्म में एक सैनिक वॉकी टॉकी के जरिए बात करता है और फिर नॉल को डांटता है और सख्त ऑर्डर देता है। ऐसा लगता है कि ये काले यूनिफॉर्म वाला सैनिक एक इम्पोर्टेंट कमांडर है जो लीडर 01 से अलग है और गेम के अंदर नहीं है। वो ऑर्गन्स की तस्करी के एक ऑपरेशन का जिक्र करता है जिसे वो ये कहकर सही ठहराता है कि पार्टिसिपेंट्स के शरीर जल्द या देर से खत्म होने वाले थे। वो ये भी बताता है कि कैसे उसने वहां मौजूद किसी को सैनिक के रूप में भर्ती किया, ये याद दिलाते हुए कि शुरू में उनका काम सिर्फ निराश लोगों की तकलीफ खत्म करना था। ब्लैक यूनिफॉर्म वाला ये सैनिक अफसोस जताता है कि कुछ दया भरे शॉट्स ने उनके अंगों को खराब कर दिया और यह भी कहता है कि गेम में किसी को इन सौदों के बारे में पता नहीं चलेगा। वो एक पुराने मामले का जिक्र करता है जब एक अंदर के डॉक्टर ने एक पार्टिसिपेंट्स को कुछ सुराग दिए थे और वो लगभग पकड़े गए थे। इस बार उन्होंने बाहर के डॉक्टरों को काम पर रखा ताकि कोई सबूत ना बचे। नॉल सेटिस्फाई नहीं दिखती क्योंकि उसे लगता है कि उनका मिशन अलग होना चाहिए था और उसे धोखा दिया गया है। जब वे हाल ही में मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स के उपयोग की मोरालिटी पर डिस्कशन करते हैं तो टेंशन ज्यादा बढ़ जाती है। आखिरकार ब्लैक यूनिफॉर्म वाला सैनिक उसे ऑर्डर का पालन करने को कहता है, लेकिन दूसरा सैनिक इस काम को जारी रखने के लिए ना चाहते हुए वहां से चला जाता है। पुलिस ऑफिसर स्टेशन में दाखिल होता है जहां उसका सीनियर उसे डांटता है और उस पर जिद्दी होने का आरोप लगाता है क्योंकि वो उस फेमस स्क्विड गेम के आइलैंड का पीछा करने पर अड़ा हुआ है। स्ट्रॉन्ग सबूत ना दिखा पाने के कारण वो अपनी नौकरी पूरी तरह से खोने के कगार पर है। बाद में गाड़ी चलाते हुए वो लोन शार्क के गुंडों और कप्तान से संपर्क करता है ताकि मौसम सुधरते ही 2 सर्चिंग टीमों को तैयार किया जा सके। वो एक जगह पर मिलते हैं जहां कप्तान अपने समुद्री एक्सपीरियंस पर भरोसा जताता है और अगले दिन उनके साथ नाव चलाने का वादा करता है। ऑफिसर और गुंडा इस बात पर जोर देते हैं कि वो देर नहीं कर सकते क्योंकि हर गुजरता दिन पार्टिसिपेंट्स जिसमें सियोंग भी है उनको खतरे में डाल रहा है। कैप्टन उन लोगों को देखता है कि जिन्हें गुंडों ने भर्ती किया है वो मजबूत लोग हैं, जरूरत पड़ने पर लड़ने के लिए तैयार हैं। एंड में वो एग्री होते हैं कि सुबह होते ही वो ग्रुप को 2 नाव में बांट देंगे ताकि अलग अलग जगहों को खोजा जा सके। वहीं गेम कंपाउंड में सियोंग एक बुरे सपने में कुकी गेम को याद करता है, लेकिन जागने पर उसे पता चलता है कि अगला टेस्ट पूरी तरह से अलग है। अगली गेम नजदीक है और प्रेग्नेंट खिलाड़ी नंबर 222 क्रिप्टो करेंसी स्कैमर से बात करती है। दूसरे कैरेक्टर जैसे पर्पल बालों वाला रैपर नंबर 230 और उसका दोस्त नंबर 124 कुछ ड्रग्स के साथ खुद को तैयार करते हैं। कई अलग अलग डिस्कशंस चल रहे होते हैं। घुंघराले बालों वाला लड़का और चश्मा पहने उसकी माँ, वो एक बुजुर्ग औरत है जिसका नंबर पता नहीं है। लड़के का नंबर 7 है। एक मिस्टीरियस लड़की जो अजीब तरीके से कपड़े पहनती है और एक फेमस ये जादूगरनी। ये सभी ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा टेस्ट किस बारे में होगा, जबकि ये सैनिक सही से ऑर्डर नहीं देते हैं। जब वो पल आता है रोबोटिक आवाज एक टीम की घोषणा करती है जिसमें 5 लोगों के ग्रुप होंगे। उन्हें अपने पैरों को 2-2 के जोड़े में बांधकर 6 पैरों में आगे बढ़ना होगा। अब उन्हें कोरियाई बच्चों के खेलों से 5 मिनी चैलेंज को पूरा करना होगा, जैसे टक्सी पलटना, कंचों को एक हॉप स्कॉच जैसे खेल में फेंकना, गोंगकी खेलना, एक लट्टू घुमाना और जग्गी को लात मारना। हर टीम के पास रेनबो सर्किट में सभी टेस्ट पूरे करने के लिए 5 मिनट हैं। अगर वो किसी भी स्टेज पर फेल होते हैं या टाइम खत्म हो जाता है तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। ग्रुप्स बनने लगते हैं और माहौल काफी अफरा तफरी वाला हो जाता है। कुछ लोग ताकतवर या हुनरमंद लोगों को अपनी टीम में लेने के लिए भिड़ जाते हैं, वहीं कुछ कमजोर या प्रेग्नेंट लगने वालों को छोड़ देते हैं। सियोंग एक छोटी टीम बनाता है जो उस पर भरोसा करती है क्योंकि वो पहले खेल चुका है। हालांकि उसे इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है कई लोग टाइम गवाते हैं या टेस्ट में फेल हो जाते हैं। कुछ टीमों को तुरंत खत्म कर दिया जाता है। पिंक वर्दी पहने सोल्जर्स लाशों को रिबन से सजाए गए कॉफिनों तक घसीटते हैं और कुछ पार्टिसिपेंट्स को जो अभी भी सांस ले रहे होते हैं उन्हें बिना दया के खत्म कर दिया जाता है। पर्पल बालों वाला रैपर ड्रग्स की एक और डोज खा लेता है और अपनी टीम को डींगे मारते हुए हौसला देता है। इसी दौरान प्रेग्नेंट लड़की नंबर 222 क्रिप्टो करेंसी स्कैमर और कुछ दूसरे खिलाड़ी स्ट्रेटेजी और खेल के लिए जिम्मेदारियों पर डिस्कशन करते हैं। पसीना, डर और जल्दबाजी खतरनाक गलतियों की वजह बनती हैं। सभी लोग टाइमर खत्म होने से पहले लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। स्पीकर पर उन लोगों के नंबर सुनाए जाते हैं जिन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है। इस अफरा तफरी के बीच और भी ताबूत पहुंचते हुए दिखाई देते हैं और बचे हुए लोगों के बीच मायूसी सी फैल जाती है। कुछ लोग विरोध करना जारी रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगला टेस्ट शुगर कुकी होगा या कुछ ऐसा जिसमें सियोंग माहिर होगा, लेकिन गेम नियमों को अपनी मर्जी से बदलता है। जब लाशों को इकट्ठा किया जा रहा होता है तो माहौल में एक खौफनाक सा सन्नाटा छा जाता है। एंड में कई टीमें किसी तरह सर्किट पूरा करती है जबकि कुछ टीमें फिनिश लाइन पर ही गिर जाती हैं और उन्हें गोली मार दी जाती है। प्रेग्नेंट लड़की की टीम और घुंघराले बालों वाले लड़के की टीम और वो जादूगरनी रेनबो सर्किट में स्ट्रगल करते रहते हैं जहां
जहाँ डाइस फेंकने और लट्टू घुमाने जैसे टेस्ट बाकी रहते हैं। चश्मा पहने लड़की की मां नंबर 7 डाइस का एक परफेक्ट थ्रो करती है और बाकी लोग घबराहट में उसका हौसला बढ़ाते हैं। जादूगरनी को लट्टू घुमाना होता है लेकिन फर्श खून से सना हुआ है जो सिचुएशन को और मुश्किल बना देता है। वो झिझकती है और एक लड़का जो लड़की की तरह कपड़े पहनता है उसे डराकर सदमे से बाहर निकालता है। मुश्किल से 1 सेकंड बाकी रहता है जब लट्टू उतने समय तक घूमने लगता है जितनी देर चाहिए थी और टीम समय रहते स्टेज पूरा कर लेती है। दूसरी टीमों में कई मौतें होती हैं जो टेस्ट पार करने में नाकाम रहती हैं या जिनका टाइम खत्म हो जाता है। सैनिक कॉफिन लेकर आते हैं और जो भी सांस ले रहे होते हैं उन्हें खत्म कर देते हैं। बहुत कम लोग सिक्योर्ड फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। अंत में 2 टीमें खेल में बची रहती हैं जिनमें से एक सियोंग और लीडर 01 की है। वो भारी टेंशन में आगे बढ़ते हैं क्योंकि लीडर बार बार लट्टू वाले टेस्ट में फेल हो जाता है। हर गलती कीमती सेकंड खत्म कर देती है और बहस और निराशा शुरू हो जाती है। आखिरी कोशिश में लट्टू खड़ा रहता है और टीम अगले लेवल में पहुंच जाती है। सियोंग आखिरी टेस्ट की कमान संभालता है जो एक तरह का बतख या किसी चीज को फेंकने का खेल है। जब ऐसा लगता है कि टाइम खत्म हो रहा है सियोंग आखिरी सेकंड में लक्ष्य पर निशाना साध लेता है जबकि दूसरी टीमें पीछे रह जाती हैं और अंत में उसे खत्म कर दिया जाता है। भले ही वो अपनी जीत का जश्न मनाते हैं माहौल में कड़वाहट महसूस होती है। वो लोग वापिस अपने बेडरूम में पहुंचते हैं। जो लोग पहले ही टेस्ट पार कर चुके हैं वो उनकी बातें करते हैं। पर्पल बालों वाला रैपर नंबर 230 और उसका ग्रुप इकट्ठा होता है जिसमें प्रेग्नेंट लड़की नंबर 222 और नंबर 124 शामिल है। दूसरी तरफ वो लड़का जो लड़की जैसे कपड़े पहनता है, बुजुर्ग माँ, घुंघराले बाल और चश्मा पहनने वाला लड़का जिसका नंबर 7 है और जादूगरनी भी राहत की सांस लेते हैं। दूसरी तरफ इस बुजुर्ग औरत की टीम भी राहत की सांस लेती है। दोनों ग्रुप्स के बीच वो गेम के खतरों पर डिस्कशन करते हैं और आने वाले खेलों की पॉसिबल स्ट्रेटेजी पर बहस करते हैं। इस बीच लॉकर एरिया में नॉल अपने साथियों से घिरी होती है जो उसे पकड़ते हैं और उसका सामना करते हैं। वो अपनी सफाई देती है लेकिन ये साफ नहीं होता कि उसे पकड़ने वाले क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद सियोंग की टीम जीत जाती है और दूसरों से दूर से ही तारीफ पाती है। लीडर उनसे कुछ थॉट्स शेयर करता है और प्रेग्नेंट लड़की नंबर 222 मिस्टीरियस नंबर 1 के इरादों को लेकर एक्साइटेड दिखाई देती है। जब अलार्म बजता है सैनिक फिर से डॉर्मेट्री में घुसते हैं और सभी पार्टिसिपेंट्स को लाइन में खड़ा करते हैं ताकि अनाउंसमेंट की जा सके कि हाल में मरे हुए लोगों के बाद इनाम की रकम बढ़कर 78 अरब वॉन हो गई है। वो एक मिस्टीरियस डब्बा भी लाते हैं। कोई नहीं जानता कि इसमें क्या है और मेन सैनिक बिना कुछ बताए कई तरीके समझाता है। कुछ पार्टिसिपेंट रकम सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं जबकि दूसरे इस पर डिस्कशन करते हैं कि खेल जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए क्योंकि मौतें और मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है। घुंघराले बालों वाले लड़के की माँ जो एक बुजुर्ग औरत है प्रेग्नेंट लेडी के साथ और वो लड़का जो लड़की जैसे कपड़े पहनता है इस बारे में बात करते हैं कि अगर वो खेल छोड़ दें तो क्या कर सकते हैं। वो बिलों से भरे बड़े गुल्लक को देखते हैं और इस पर बहस करते हैं कि खेल जारी रखना सही है या नहीं। जबकि दूसरी तरफ सियोंग और लीडर 1 अपनी टीम के साथ डिस्कशन करते हैं। तभी वोटिंग शुरू होती है ताकि ये तय किया जा सके कि खेल जारी रहेगा या नहीं। हर खिलाड़ी को एक बटन दबाना होता है जिससे उनकी राय जाहिर हो। जब एक ही टीम में कुछ लोग छोड़ने की इच्छा रखते हैं और कुछ लोग पैसों के लिए जोखिम लेना चाहते हैं तो टेंशन बढ़ जाती है। कुछ पार्टिसिपेंट्स गुस्से में बहस करते हैं। प्रेग्नेंट लड़की रोते हुए बाहर निकलने का रास्ता मांगती है और ये बूढ़ा आदमी निराशा में चिल्लाता है जबकि लीडर जोर देता है कि ज्यादातर लोग खेल जारी रखने का फैसला करेंगे। आखिरकार सियोंग वोट करता है लेकिन खेल जारी रखने वाले लोग फिर से जीत जाते हैं। जो लोग रुकना चाहते हैं वो निराश होकर अपने बक्स पर लौट जाते हैं। अगली सुबह सभी नाश्ते के लिए जाते हैं और कई डिस्कशन शुरू हो जाती हैं। ये बूढ़ी औरत और उसका बेटा एक बातचीत में लग जाते हैं जहां लड़का किसी चीज के लिए विनती करता है जबकि प्रेग्नेंट औरत और लड़की जैसे दिखने वाला ये लड़का अपनी पास्ट की जिंदगी के बारे में खुलासा करते हैं। इसी बीच ये क्रिप्टो करेंसी स्कैमर नंबर 333 बाथरूम में फंस जाता है जहां उसे ये पर्पल बालों वाला रैपर नंबर 230 और उसका साथी नंबर 124 घेर लेते हैं जो उससे उनके खोए हुए पैसों के बारे में जवाब मांगते रहते हैं। जब धमकियां हाथापाई में बदलने लगती है तो लीडर बीच में आकर झगड़ा रोक देता है। बाद में डॉर्मेट्री में कई पार्टिसिपेंट्स गद्दे और तकिए इधर उधर करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें रात में फिर से लड़ाई होने का डर है। सियोंग और खिलाड़ी 390 सोते वक्त हमले से बचने की स्ट्रेटेजी पर डिस्कशन करते हैं। रात में बूढ़ी औरत अपने बेटे को अपने बालों में छिपा हुआ एक चाकू दिखाती है और समझाती है कि उन्हें अपनी रक्षा करनी होगी। फिर प्रेग्नेंट लड़की, बुजुर्ग औरत और वो लड़की जैसा दिखने वाला लड़का एक सैनिक को मना लेते हैं कि उन्हें बाथरूम में जाने दे। वहाँ ऐसा लगता है कि वो कुछ प्लान बना रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडी काफी टेंशन में होती है और बाकी दोनों उसे हिम्मत दिलाने
जाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच पुलिस ऑफिसर और कैप्टन आइलैंड का पता लगाने की कोशिश जारी रखते हैं। वो सर्चिंग प्लान को एडवांस करते हैं और नए धोखे से बचने के लिए फोन का यूज न करने का फैसला करते हैं। अगले दिन फिर से म्यूजिक बजता है और अचानक रोशनी चालू होती है। सैनिक पार्टिसिपेंट्स को ऑर्डर देते हैं कि वो उठकर लाइन में खड़े हों। उनमें सैनिक नॉल, जिसका नंबर 11 है, वो भी शामिल होती है, जो उन्हें रंगीन सीढ़ियों के जरिए एक सर्कस जैसे एग्लोजर तक ले जाती है, जिसके सेंटर में एक घूमने वाला प्लेटफॉर्म होता है। रोबोटिक आवाज अगले टेस्ट के बारे में उन्हें इंस्ट्रक्शंस देती है, लेकिन इसे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करती। ये प्लेटफॉर्म एक कैरसेल की तरह घूमने लगता है और फिर सीन कट जाता है। ये मिस्ट्री छोड़ती हुई कि अगला गेम कैसा होगा। तभी नेक्स्ट एपिसोड घूमते हुए प्लेटफॉर्म के साथ प्ले होता है, लेकिन जल्द ही वहाँ अफरा तफरी फैल जाती है। सैनिक गोलीबारी करते हुए आ जाते हैं और सभी खिलाड़ी डरकर एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़ने लगते हैं, जैसे कि उन्हें गार्ड्स के पहुंचने से पहले कोई कमरा ढूंढना होगा। हर स्टॉपेज के दौरान कुछ टाइम पर बचने में कामयाब हो जाते हैं और रूम्स में घुस जाते हैं। बाकी गोलियों का शिकार हो जाते हैं या दरवाजा बंद होने से फंस जाते हैं। सियोंग और लीडर नंबर 1 भ्रम के बीच दिखाई देने वाली शांति के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये साफ नहीं है कि वो इतने शांत क्यों दिख रहे हैं। बुजुर्ग औरत, जिसे लोग दादी भी कहते हैं, जो लगभग बाहर रह जाती है, आखिरकार सियोंग के साथ एक कमरे में घुसने में सफल हो जाती है। वहाँ कुछ नर्वस बातें होती हैं। दादी ये चेक करती है कि उसका बेटा घुंघराले बालों वाला लड़का खुद को सुरक्षित कर पाया है या नहीं। प्लेटफॉर्म के हर राउंड की मूवमेंट के बीच बातचीत तेज हो जाती है और कई पार्टिसिपेंट्स या तो फिर से मिलते हैं या हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। इस भागदौड़ के दौरान लीडर एक कमरे में घुसता है और एक पार्टिसिपेंट को खत्म कर देता है, जिसे समझ ही नहीं आता कि वो निशाने पर क्यों है। कुछ लाशें कॉफिनों के अंदर भी सांसें ले रही होती हैं, लेकिन सैनिक फिर भी उन्हें जला देते हैं। बचे हुए लोग थके हारे डॉर्मेट्री में लौटते हैं। सियोंग खिलाड़ी 390 के साथ इस खतरनाक खेल के नियमों और मौतों की मनमानी पर डिस्कशन करता है। इसी बीच किसी और जगह कैप्टन और पुलिस ऑफिसर नाव पर बैठकर आइलैंड ढूंढने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। वो नक्शे को ध्यान से देखते हैं और अपने टीम से बात करते हैं। इस खतरनाक कैसल टेस्ट के बाद बचे हुए लोग एक नए पैसे की गिनती और इस पर एक और बोट के लिए इकट्ठा होते हैं कि खेल जारी रखा जाए या नहीं। इसके पैरेलल पुलिस ऑफिसर और उसकी टीम कैप्टन के साथ आइलैंड की खोज में आगे बढ़ते हैं। उन्हें छिपे हुए दरवाजे और कुछ रास्ते मिलते हैं और उनके एक आदमी का एक धमाके में एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है। सियोंग, लीडर और कुछ अन्य पार्टिसिपेंट्स टेंशन भरे पलों और खाने या स्ट्रेटेजी पर डिस्कशन करने के छोटे छोटे ब्रेक के बीच टाइम बिताते हैं। रात होते ही पर्पल बालों वाला रैपर नंबर 230 और उसके लोग, क्रिप्टो करेंसी स्कैमर 333 और उसका ग्रुप, इन सब के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें धक्का मुक्की, घूंसे और एक सीरियस सिचुएशन में कोई किसी को कांटे या किसी तेज चीज से मारने की कोशिश करते हैं। दोनों ग्रुप एक दूसरे पर वोटर्स को मैन्युपुलेट करने और नतीजे बदलने का आरोप लगाते हैं। बाकी पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जैसे ये एक मौत की लड़ाई हो, क्योंकि असलियत में ऐसा ही है। चीख पुकार और मारपीट के बीच कुछ जिंदा खिलाड़ी गिनती शुरू कर देते हैं कि कितने बचे हैं। नामग्यू, जो बुरी तरह से घायल है, अपने लोगों के साथ आता है और सिचुएशन को समझाता है। वो बताता है कि ग्रुप एक्स ने उन पर अचानक हमला कर दिया, वो गुस्से में है और अपने दुश्मनों पर कल के वोट को बदलने के लिए सब कुछ भड़काने का आरोप लगाता है। इसी बीच कैप्टन पार्क का ड्रोन तूफानी रात में एक आइलैंड के ऊपर से उड़ता है। कैप्टन पार्क को रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट से छेड़छाड़ करते हुए पकड़ लेता है और तुरंत भड़क उठता है। तभी ये कैप्टन पार्क उसे कई बार छुरा घूमता है और उसे पानी में फेंक देता है। तभी ये चेला शोर सुनकर जांच करने आता है, लेकिन पार्क ऐसा दिखाता है कि सब कुछ नॉर्मल है और उसे किसी भी अनहोनी पर शक करने से रोक देता है। पार्टिसिपेंट्स में से कई तेजी से गिनती करते हैं। अगर कोई ग्रुप नहीं बदलता तो उनके ग्रुप का वोट बस एक वोट से जीत जाएगा। उन्हें लगता है कि शायद अब वे इस गंदी गेम से बाहर निकल जाएंगे। स्पीकर्स के जरिए ऑफिशियल आवाज वार्निंग देती है कि 30 मिनट में लाइट बंद हो जाएगी। प्लान साफ है कि कोई भी अपना इरादा नहीं बदलेगा और हर कोई सबसे पहले वोट देगा। उसी वक्त गेम के एम्प्लॉइज स्पीकर के जरिए ऑर्डर लेते हैं कि खास गेम शुरू होने वाला है और उन्हें अपने पोस्ट पर जाना होगा। सैनिक कमरों से बाहर निकलते हैं और डॉर्मेट्री के अलग अलग कोनों पर खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे खिलाड़ी रात की तैयारी करते हैं, सियोंग की टीम अपनी स्ट्रेटेजी तय करती है। उन्हें शक है कि दूसरी टीम वाले सोते वक्त हमला करने की कोशिश करेंगे ताकि वोटिंग में बदलाव हो सके। कुछ लोग पहले हमला करने का सजेशन देते हैं, लेकिन सियोंग मना कर देता है। वो समझाता है कि मर्डर में शामिल होना सिर्फ हाई लेवल पर बैठे लोगों को फायदा पहुंचाएगा जो इस शो को चला रहे हैं। इसके बजाय वो प्रपोजल देता है कि वो गार्ड्स को चकमा देकर कंट्रोल रूम पर हमला करेंगे। वो एक नई लड़ाई के शुरू होने का इंतजार करेंगे और इस धोखे के बीच वो अंदर घुसकर गार्ड्स को सरप्राइज देंगे। ब्लैकआउट होते ही सियोंग की टीम अपनी योजना के मुताबिक काम करती है। वो बंकर के नीचे छुप जाते हैं बिना कोई आवाज किए। बाहर अफरा तफरी फैल जाती है और दूसरी टीम का
का ग्रुप एक दूसरे का शिकार करने लगते हैं। वहाँ खून की नदियां बह रही होती हैं। सियोंग के प्लान के मुताबिक वो इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते। अगर वो शामिल होते तो इम्पोर्टेंट साथियों को खो सकते थे और अपने प्लान को खतरे में डाल सकते थे। सियोंग को भरोसा था कि गार्ड्स खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा कम नहीं होने देंगे। आखिरकार सैनिक अंदर आते हैं और खून खराबे को रोकने के लिए बचने वालों की गिनती करने लगते हैं। सियोंग का सही मौका आता है। वो मरे हुए होने का नाटक करते हैं और जैसे गार्ड्स बेफिक्र होते हैं उनकी टीम उन पर हमला कर देती है और कुछ हथियार अपने कब्जे में ले लेती है। इस बीच कुछ दूसरे खिलाड़ी भी इस अफरा तफरी के बीच भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन सियोंग एक गार्ड को पकड़ लेता है और उसे मजबूर करता है कि वो उन्हें कंट्रोल रूम तक ले जाए। इस बीच सियोंग और उनकी टीम पूरी तरह से रेवोल्यूशन करती है। वो कैमरों पर गोली चलाते हैं और मास्क पहने उस लीडर को वहां बुलाने का ऑर्डर देते हैं। सायरन बजते हैं और गार्ड्स तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन ये प्लेयर्स टाइम बर्बाद नहीं करते। वो गिरे हुए सैनिकों से हथियार और गोला बारूद उठाते हैं। सियोंग दूसरे खिलाड़ियों को शामिल होने के लिए मोटिवेट करता है, खासकर उन्हें जो हथियार चलाना जानते हैं। कई लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, जिसमें एक एक्स स्पेशल फोर्सेस का सार्जेंट भी है जो मशीन गन के इस्तेमाल पर कुछ ऑर्डर्स देता है। इस तरह सियोंग, जुंगवे, यंग इल, ह्यूनजो, डेहो और दूसरे गार्ड की गाइडेंस में सीढ़ियां चढ़ते हैं और एक गोलीबारियों वाली लड़ाई होती है, जिसमें वो सैनिकों के कई ग्रुप्स को गिरा देते हैं। मास्क पहना ऑफिसर अपने पोस्ट से कंट्रोल एरिया की तरफ बढ़ने को रोकने का ऑर्डर देता है। सियोंग एक चाल चलता है। वो गार्ड का मास्क पहनकर कमांडर रूम में घुसने में सफल हो जाता है, जबकि खिलाड़ी 390 उसका साथ देता है। बाकी लोग पीछे रुक जाते हैं ताकि सैनिकों को रोक सके और टाइम को बचा सके। सियोंग रेडियो पर एक्स्ट्रा गोला बारूद और मदद मांगता है। लीडर 2 खिलाड़ियों को मदद के लिए भेजता है, जबकि ह्यूनजू और गोला बारूद ढूंढने जाता है। डेहो मदद करने का वादा करता है, लेकिन हिम्मत हार जाता है और वापिस नहीं आता। जब लीडर और उनकी छोटी टीम सियोंग और खिलाड़ी नंबर 390 से जुड़ती है, वो देखते हैं कि कंट्रोल रूम भारी सुरक्षा के साथ है। सियोंग एक ऑप्शनल रास्ता खोजने का सुझाव देता है और लीडर दावा करता है कि उसे एक बैक एंट्रेंस पता है। वो 2 खिलाड़ियों को लेकर वादा करता है कि गार्ड्स को चौंका देगा। तभी ये लीडर रेडियो पर घायल होने का नाटक करता है और सियोंग को यकीन दिलाता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। फिर वो सैनिकों से कांटेक्ट करता है, ये खुलासा करते हुए कि वो फ्रंट मैन है और इस रेवोल्यूशन को खत्म करने का ऑर्डर देता है। इस बीच ह्यूनजू डेहो से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। गार्ड्स अंदर घुसते हैं और गी हुन की टीम के सदस्यों को पकड़ लेते हैं। ह्यूनजू उनका सामना करना चाहता है, लेकिन ग्यूमजा उसे रोकता है, लेकिन ये बूढ़ी औरत उसे रोकती है और उसे अपनी जान बर्बाद ना करने की विनती करती है। सियोंग और खिलाड़ी नंबर 390 खुद को फंसा हुआ पाते हैं, ये जाने बिना कि लीडर असल में फ्रंटमैन है। काले मास्क के साथ लीडर सियोंग के सामने खड़ा होता है और उसके हीरो बनने की कोशिशों का मजाक उड़ाता है। एंड में वो प्लेयर नंबर 390 के सीने में गोली मार देता है, जिससे सियोंग अपने दोस्त को मरते हुए देखकर टूट जाता है और यहीं पर सीजन 2 का एंड हो जाता है। एंड में 41.1 बिलियन वॉन के साथ वो गुल्लक भर जाता है। अगर आने वाले सीजन 3 में अगर 45 खिलाड़ी वोट करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हर खिलाड़ी को 900 मिलियन से ज्यादा मिलते हैं। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में एक नया ट्विस्ट सामने आता है, जहां रेड लाइट ग्रीन लाइट टेस्ट में अब एक नहीं बल्कि 2 बड़े बड़े स्टैच्यू दिखाई देते हैं जो खिलाड़ियों के सामने डेंजरस दिखाई देते हैं, ये हिंट देते हुए कि टेरर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अगर तुमको स्क्विड गेम के सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और कई घंटों तक इस सीजन को देखा है और कई घंटों तक स्क्रिप्ट लिखी है। तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।